हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपने स्थापना सीरीज में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का ये 11th लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर्स अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पार्लियामेंट को डिस्कस कर रहे हैं। पार्लियामेंट का यह तीसरा पार्ट है। इसके पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके आप कर सकते हैं। वहां आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं, साथ ही साथ इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपका पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। सेकेंड स्टेटमेंट है, while the nominated members of the two houses of the parliament have no voting rights in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president। ये 2013 में पूछा गया है। आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। वो इसलिए गलत है बिकॉज जो डिप्टी चेयरमैन है वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं और जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, इसलिए वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। आपका आंसर है बी। इसे आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ऑफिस को समझते हैं। राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होते हैं और ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। मतलब यह है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिसियो चेयरमैन हो जाते हैं राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट जब भी प्रेसिडेंट का ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे होते हैं या उनके फंक्शन को फुलफिल कर रहे होते हैं, उस समय वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के चेयरमैन को नहीं हटाया जा सकता है जब तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं हटाया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि वो राज्यसभा के चेयरमैन तब तक बने रहेंगे जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। वो वाइस प्रेसिडेंट से हट जाएंगे तब वो राज्यसभा के चेयरमैन से भी हट जाएंगे। तो इसे आपको ध्यान रखना है। स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं वो हाउस के मेंबर होते हैं, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूपीएससी आपसे इस पर सवाल पूछ सकती है, जैसा कि हमने देखा था। आगे भी पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। चेयरमैन जो होते हैं वो वोट नहीं करते हैं, जैसा कि स्पीकर भी वोट नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि वोटिंग इक्वल ना हो। टाई के सिचुएशन में स्पीकर और चेयरमैन दोनों वोट कर सकते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनका चुनाव राज्यसभा के मेंबर के बीच में से ही राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, उनके बीच में से ही राज्यसभा के द्वारा डिप्टी चेयरमैन का चुनाव किया जाता है। और जब भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे होते हैं या वो एब्सेंट रहते हैं तो उस समय डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन हो जाते हैं और उनके पास वो सारे पावर होते हैं जो चेयरमैन के पास होते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, डिप्टी चेयरमैन सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं चेयरमैन के, वो डायरेक्टली राज्यसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूपीएससी स्टेटमेंट में ये सवाल पूछ सकती है कि क्या डिप्टी चेयरमैन सबऑर्डिनेट होते हैं राज्यसभा चेयरमैन के? तो नहीं, ये डायरेक्टली राज्यसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव दोनों सदनों के मेंबर के द्वारा किया जाता है और इसके लिए सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो की जाती है और जो मीन यूज किया जाता है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। साथ ही साथ इसमें सीक्रेट बैलेट का यूज किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। एक और चीज यहां महत्वपूर्ण है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब यह है कि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों तरह के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। यूपीएससी स्टेटमेंट में दे सकती है कि क्या इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर भी करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में दोनों करते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। आपका अगला सवाल है, Which of the following special powers have been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से राज्यसभा को क्या स्पेशल पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये 2012 में पूछा गया सवाल है। आपका ऑप्शन ए है टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ ए स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ ए स्टेट। आपका ऑप्शन बी है टू पास अ रेजोल्यूशन empowering the parliament to make laws in the state list
एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। आपका ऑप्शन सी है टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू डिटरमाइन द पेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर हिज हर रिटायरमेंट। आपका ऑप्शन डी है टू डिटरमाइन द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। आपको बताना है इन दिए गए ऑप्शंस में से राज्यसभा के पास कौन सा स्पेशल पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। यह फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है बी जो करेक्ट है। राज्यसभा को यह पावर है कि वो पार्लियामेंट को एम्पावर कर सकती है कि वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है। साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्विसेज नया अगर क्रिएट करना है तो राज्यसभा के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट को एम्पावर कर सकती है। तो आपका आंसर है बी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा राज्यसभा को दो एक्सक्लूसिव और स्पेशल पावर दिए गए हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। आर्टिकल 249 यह कहता है कि राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बनाने के लिए, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसका आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 3112 यह कहता है कि पार्लियामेंट को राज्यसभा ऑथराइज कर सकती है नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के लिए, स्टेट और सेंटर दोनों जगह। तो इसे आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कभी भी यूपीएससी इस सवाल को रिपीट कर सकती है। आपका अगला सवाल है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स थ्रू एडजॉर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। आपको बताना है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनमें से किसका यूज करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करती है, उस पर कंट्रोल रखती है। काफी अच्छा सवाल है, अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एडजॉर्नमेंट मोशन डेफिनेटली होगा, ये गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे। क्वेश्चन आवर में जनरली जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाती है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं जो कि मिनिस्टर से पूछे जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो आपके स्टेटमेंट है ये सही है। इसका आंसर है डी। काफी अच्छा सवाल था, इसके डिटेल को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आवर को समझते हैं। पार्लियामेंट्री सिटिंग का जो पहला आवर होता है वो क्वेश्चन आवर होता है। इस क्वेश्चन आवर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्वेश्चन पूछते हैं और मिनिस्टर्स जनरली उसका आंसर करते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछते हैं और मिनिस्टर उसका आंसर करते हैं। तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। जो स्टार्ट क्वेश्चन होता है मिनिस्टर उसका आंसर ओरली करते हैं। सिंस ओरली करते हैं तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउ हैं, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है। इसे ग्रीन पेपर पे लिख के पूछा जाता है। अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग पेपर इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि क्वेश्चन की कैटेगरी में डिस्टिंक्शन किया जा सके। जो अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं मिनिस्टर्स उसका रिप्लाई रिटन आंसर के फॉर्म में करते हैं, इसलिए उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं अलाउ है और इसे व्हाइट पेपर पे लिख के पूछा जाता है। जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है उसे 10 दिन से कम नोटिस देके पूछा जा सकता है और इसे लाइट पिंक पेपर पे लिख के पूछा जाता है। इस केस में मिनिस्टर ओरली आंसर करते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मिनिस्टर के अलावा प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अलग रिजोल्यूशन के बारे में, बिल के बारे में प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसे येलो पेपर पे लिख के पूछा जाता है। एक और कॉन्सेप्ट है जीरो आवर। यह रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, यह एक इनफॉर्मल डिवाइस है जिसमें पार्लियामेंटेरियन बिना नोटिस दिए कोई भी मुद्दा रेज कर सकते हैं और यह क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद शुरू हो जाता है और एजेंडा डिस्कशन से पहले तक यह चलता है। मतलब यह है कि क्वेश्चन आवर और एजेंडा के बीच का जो टाइम गैप है वो जीरो आवर होता है। यह इंडियन इनोवेशन है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के फील्ड में। यह और किसी कंट्री में प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, इंडिया के द्वारा स्पेशली से डिजाइन किया गया है और यह सबसे पहले 1962 में स्टार्ट हुआ था, तब से यह एग्जिस्टेंस में है। इसे आपको ध्यान रखना है। एडजॉर्नमेंट मोशन को समझते हैं। इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस का ध्यान किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे पे लाने के लिए। इसे एडमिट करने के लिए कम से कम 50 मेंबर का सहयोग होना आवश्यक है। यह हाउस के नॉर्मल बिजनेस को इंटरप्ट कर देता है। यह एक तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। यह गवर्नमेंट के खिलाफ सेंसर है, इसलिए राज्यसभा को परमिशन नहीं है कोई इस डिवाइस को यूज करे और इसके लिए जो भी मुद्दा एडमिट होता है उस पर कम से कम 2.5 घंटे का डिस्कशन आवश्यक है।
कुछ रिस्ट्रिक्शन है एडजर्नमेंट मोशन से रिलेटेड, उसे समझ लेते हैं। कोई भी मुद्दा डेफिनिट हो, फैक्चुअल हो, अर्जेंट हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, तभी उसके खिलाफ यह मोशन लाया जा सकता है। और वह एक मुद्दा कवर कर रहा हो, यह भी होना जरूरी है। वह एक स्पेसिफिक मैटर हो, ना कि जेनरिक मैटर हो। वह मुद्दा प्रिविलेज पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हो, साथ ही साथ वह किसी पुराने डिस्कशन को रिवाइव नहीं कर रहा हो, और वह मुद्दा कोर्ट में पेंडिंग भी नहीं होना चाहिए। एक और चीज समझना है कि यह मुद्दा किसी और मोशन से नहीं लाया जा सकता है, तभी उस पर एडजर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसके बिना एडजर्नमेंट मोशन नहीं आ सकती है। ये सारे फैक्ट होने जरूरी हैं, तभी एडजर्नमेंट मोशन आएंगे। अभी जो हमने डिस्कस किया, इसी कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी ने 2012 में एक सवाल पूछा है, इसे आप अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन है, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज, आपका ऑप्शन ए है टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। आपका ऑप्शन बी है टू लेट अपोजिशन मेंबर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर्स। आपका ऑप्शन सी है टू अलाउ अ रिडक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक अमाउंट इन डिमांड फॉर ग्रांट। आपका ऑप्शन डी है टू पोस्टपोन द प्रोसीडिंग्स टू चेंज इन एप्रोप्रिएट और वायलेंट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ सम मेंबर्स। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। इसका आंसर है ए। यह मेंबर को अलाउ करता है कि वो पार्लियामेंट पे किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर सके। तो काफी अच्छा सवाल है, इस कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी रिपीट भी कर सकती है इस कॉन्सेप्ट को। आपका अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। 2004 का सवाल है, पुराना सवाल है। इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है, इन लोकसभा ए नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज टू सेट आउट द ग्राउंड्स ऑन विच इट इज बेस्ड। आपका ऑप्शन बी है, इन द केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा नो कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी हैव बीन लेड डाउन इन द रूल्स। आपका ऑप्शन सी है, ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वंस एडमिटेड हैज टू बी टेकन अप विद इन 10 days ऑफ द लीव बीइंग ग्रांटेड। आपका ऑप्शन डी है, द राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। इसका आंसर है ए। लोकसभा में इसका ग्राउंड देना जरूरी नहीं है। जब भी इसे एडमिट किया जा रहा है तो यह बताना जरूरी नहीं है कि किस रीजन के कारण नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। इसके डिटेल को समझते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन के डिटेल को समझते हैं। आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन का यह कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब यह है कि लोकसभा जब तक उनमें विश्वास जताएगा तब तक वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। लोकसभा चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उन्हें हटा सकता है, और ऐसे मोशन को लोकसभा में एडमिट होने के लिए कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना जरूरी है। आर्टिकल 118 कॉन्स्टिट्यूशन का यह कहता है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए अपने अकॉर्डिंग रूल बना सकते हैं, और लोकसभा का रूल 198 यह कहता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे पेश किया जाएगा। सबसे पहले कोई भी मेंबर एक रिटन नोटिस देगा स्पीकर को, फिर स्पीकर उस नोटिस को पढ़ेंगे और पूछेंगे कि कौन लोग इसके सपोर्ट में हैं। अगर 50 से ज्यादा मेंबर उसके सपोर्ट में होंगे तो स्पीकर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिस्कशन के लिए डेट एलोकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज समझना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए किसी भी रीजन का देना आवश्यक नहीं है। इवन नो कॉन्फिडेंस मोशन में रीजन अगर मेंशन भी किया गया है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का पार्ट नहीं समझा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है ये। हम सेंस्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहला है, इट शुड स्टेट अ रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन इन द लोकसभा। सेंसर मोशन के केस में रीजन का देना आवश्यक है, बट नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में रीजन का देना आवश्यक नहीं है। दूसरा है, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंडिविजुअल मेंबर और ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ लाया जा सकता है, वो एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है। तो दोनों के बीच का ये डिफरेंस है, इसे आपको समझना है। तीसरा है, इट इज मूव्ड फॉर सेंस्योरिंग अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस। इसमें है, इट इज मूव्ड फॉर asserting the confidence of लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
नो कॉन्फिडेंस मोशन यह बताता है कि लोकसभा का कॉन्फिडेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं है, उसके लिए लाया जाता है। अगला है, इफ इट इज पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो गया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करती है अपनी ऑफिस से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको आपको समझना है। अभी हमने देखा एक और चीज है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वर्णित नहीं है, ये लोकसभा के रूल 198 से आता है, हमने अभी इसे समझा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर यूपीएससी ने 2014 में एक सवाल पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट है, देयर इज नो मेंशन ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट है, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। ये काफी अच्छा सवाल इस सेंस में है बिकॉज अगर ओनली देख के आप सोच लें कि ये गलत हो जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी हमने डिस्कस किया नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। दूसरा चीज, नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन का वर्णन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है, ये लोकसभा के रूल 198 से आता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में सही हैं, तो इसका आंसर है सी। अच्छा सवाल था, यूपीएससी आपको कंफ्यूज करती है, ऐसे क्वेश्चन देके वनली लगा देती है तो आपको लगेगा ये स्टेटमेंट गलत होता है, बट ऐसा नहीं है। होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। इन क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां आप अपना स्कोर देख सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना पीडीएफ भी इस लेक्चर का डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।